तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, शायद आपने देखे भी होंगे और आपने नोट किया होगा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं असाइनमेंट के फॉर्मेट में जो एनसीईआरटी बेस्ड है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, यू कैन गो थ्रू देम। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग फिर से देख लेते बेटा कि क्या वो इमेज के डोंट नो। चलो थोड़ी देर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जब तक ये इमेज आ जाए। ठीक है, सो ये बेटा हम लोग ओके यहाँ सादी बात पे आ जाए। चलो एक यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात है कि मॉर्गन का जो पेज के ऊपर जो डायग्राम दिया गया ना एनसीईआरटी में, उसको अगर समझना है, ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की वैसे जरूरत है नहीं। इसमें सिंपल पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने जीन लिए हैं, ठीक है, मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट हमें दिया गया है उसको अब देखोगे तो मॉर्गन ने जो भी जीन कंसिडर किए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है ना वो एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड मतलब द जीन्स एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, दैट मींस वो जो जीन है वो अब्सेंट है ऑन द वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन प्रेजेंट नहीं है। अब देखो यहाँ हमें ये बहुत नॉर्मली समझना है कि उन्होंने जो भी तीन ट्रेट लिए हैं या कैरेक्टर्स लिए हैं, ठीक है, एक तो लिया है बेटा बॉडी कलर। ठीक है, ड्रोसोफिला के केस में उन्होंने बॉडी कलर वाला एक कैरेक्टरिस्टिक लिया है। ठीक है, उसके बाद में एक और जो कलर ली वो चीज ली है, वो आई कलर वाला कैरेक्टरिस्टिक लिया है, और एक है साइज ऑफ विंग्स। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टर उन्होंने लिए हैं आई थिंक, है ना। तो ये है वाई डब्ल्यू एंड एम, इस तरह से स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तीनों रेसेसिव फॉर्मेट है। इनका डोमिनेंट फॉर्मेट होगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एम प्लस। ठीक है, तो ये डोमिनेंट फॉर्मेट है, ये रिसेसिव फॉर्मेट है, इस तरह से वाई डब्ल्यू एम एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एम प्लस। बट ये तीनों जीन जो उन्होंने कंसिडर किए हुए हैं, ये सारे सारे जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। जब हम लोग ये कहते हैं ना कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, इसका ही सीधा मतलब है कि बेटा वो जीन वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ सपोज हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं एक बिल्कुल सिंपल सा, मतलब एक क्रॉस ले लेते हैं, दिस इज अ क्रॉस, क्रॉस वन। देखो जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होगा y प्लस या w प्लस या m प्लस का, तो वो तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो जब भी ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलते हैं, ये ट्रेड देखने को मिलते हैं, तो इसको ही हम लोग वाइल्ड टाइप कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम वाइल्ड टाइप कह रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये सपोज ब्राउन बॉडी है, ये येलो बॉडी है, यहाँ पे रेड आइज है, ये वाइट आइज है, यहाँ नॉर्मल विंग्स है, तो ये मिनिएचर विंग्स है। ठीक है, तो व्हाइट आई येलो आई, ठीक है, येलो बॉडी व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, तरह से तीन रेसेसिव ट्रेट हमको देखने को मिलते हैं। देखो अगर बहुत सिंपली अगर हम लोग देखें, मान लेते बेटा ये एक फीमेल है, इस फीमेल में एक्स क्रोमोसोम है, दिस इज एन एक्स क्रोमोसोम, दिस इज अनदर, ये है ना अनदर एक्स क्रोमोसोम। ये कंसिडर करते हैं कि दिस फीमेल इज हेटेरोजाइगस फॉर द कैरेक्टर। तो यहाँ पे y प्लस भी प्रेजेंट है और w प्लस भी प्रेजेंट है, और इस y एक्स क्रोमोसोम के ऊपर y और w है। फिर भी जो फीमेल होगी वो फीमेल तो वाइल्ड टाइप होगी। क्यों? क्योंकि एक एक क्रोमोसोम पे आपको डोमिनेंट जीन एलील जो देखने को मिलते हैं, ब्राउन कलर बॉडी, ठीक है, एंड रेड कलर आई, तो है ना ब्राउन रेड, इस तरह से क्रॉस्ड विथ अ मेल। मेल में देखो हमेशा एक तो एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा। अब देखो ये हमें हमेशा समझना है कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है ही नहीं, दिस एलील इज नॉट प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। तो बेटा देखो अगर हम कहते हैं कि इसके ऊपर प्रेजेंट है स्मॉल वाई एंड स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ हमें नोटिस करने को मिलता है यार स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू अगर यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो मेल है, मेल ड्रोसोफिला जो है उसकी बॉडी येलो कलर की है,
और आईज जो है व्हाइट कलर की आईज है या अल्बिनिक आईज है। सो दैट्स इट। वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट मेल, इनके बीच में अगर क्रॉस किया गया तो हमें क्या मिलेगा। अब ये बहुत सिंपल सी सोच है, यहाँ पे देखो बहुत नॉर्मल सा मुद्दा है कि जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो व्हाट यू विल गेट, नॉर्मल है। देखो सबसे पहले तो गैमेट्स मिलेंगे, है ना, गैमेट्स मिलेंगे, है ना। अब गैमेट्स कौन कौन से मिल सकते हैं इन केस अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, फीमेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो बेटा हमें ये मिल सकता है y प्लस डब्ल्यू प्लस, बराबर है। ये भी मिल सकता है y एंड w, तो ये दोनों ही पेरेंटल है, क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से बेटा हमें दो चीजें मिल सकती है। बट अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो हमें दो प्रकार रिकॉम्बिनेंट गैमेट मिलेंगे, मतलब वी कैन गेट द y प्लस w एंड दिस वन वी कैन गेट द स्मॉल y एंड w प्लस। सो इस तरह से बेटा चार प्रकार के गैमेट जो है वो फीमेल से हमें मिल सकते हैं, ठीक है। बट ऑन अदर हैंड मेल से हमें कितने प्रकार के गैमेट मिलेंगे, तो आंसर इज वेरी सिंपल। मेल से हमें सिर्फ दो ही प्रकार के गैमेट मिल सकते हैं, क्योंकि कभी भी वो जो वाई क्रोमोसोम है उसका एक्स क्रोमोसोम के साथ में क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, है ना, हेमिजाइगस कंडीशन है। तो ऑब्वियसली बेटा मेल में या तो ये वाला गैमेट बनेगा वाई डब्ल्यू, या तो बेटा सिर्फ वाई क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। तो या तो स्पर्म में ये होगा या तो स्पर्म में ये होगा, बट चार प्रकार के एग सेल मिल सकते हैं बच्चों। दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग सेल्स वी कैन गेट फ्रॉम द गैमेट। बट माइंड वेल, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो दो कॉम्बिनेशन है इनको हमने पेरेंटल माना और इन दोनों को रिकॉम्बिनेंट माना। नाउ इनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे हो सकती है, देखो एक तो है ना फीमेल प्रोजेनी आ सकती है, बताओ फीमेल प्रोजेनी आएगी कि नहीं आएगी। फीमेल प्रोजेनी कब आएगी रे बताओ, जब ये वाला एग सेल इस स्पर्म के साथ में मीटिंग करेगा तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट द y प्लस, है ना, देन द w प्लस एंड द y w। तो ये हमें पेरेंटल टाइप जो है फीमेल मिलेगी, पेरेंटल टाइप मतलब वाइल्ड टाइप फीमेल वी गेट। इवन अगर ये वाला अगर है ना इस एक्स क्रोमोसोम के साथ में है ना मीटिंग होगा तो डेफिनेटली बेटा विल गेट द y w एंड y w। तो इस तरह से हम लोगों को दो एग्जैक्ट पेरेंटल मिलते हैं। बट इवन सपोज बेटा अगर ये y प्लस डब्ल्यू इसके साथ स्पर्म के साथ अगर मीटिंग कर लेगा तो डेफिनेटली विल गेट दिस y प्लस डब्ल्यू एंड y w। अब ये रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है मतलब यार इसके है ना बॉडी जो है ब्राउन कलर की है बट आईज व्हाइट है ना ये रिकॉम्बिनेंट है। तो ये हमें बेटा फीमेल मिले है ना पेरेंटल, और ये फीमेल मिलेंगी। यहाँ पे और भी एक चांस है वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, क्योंकि देखो फीमेल गैमिट मेल गैमिट तो वाई डब्ल्यू ही आएगा, तो जो भी है उसमें तो ये है बेटा हमें रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि जब भी डार्गन ने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पेरेंटल ही ज्यादा मिले, पेरेंटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट कितना मिला यही हमें बस नोट करना है वहां पे। प्रोसेस इज वेरी सिंपल। अच्छा तो क्या सिर्फ फीमेल प्रोजेनी मिलेंगी, नहीं सर, मेल प्रोजेनी भी तो मिल सकती है, मेल प्रोजेनी भी तो मिल सकती है ना। अगर अगर ये वाले एग सेल इस वाई क्रोमोसोम के साथ में मीटिंग करेंगे तो व्हाट वी कैन गेट दिस वन वाई डब्ल्यू प्लस, है ना ये, ठीक है, वाई क्रोमोसोम मेल मिलेगा, या तो वाई डब्ल्यू मेल ऐसा मेल मिलेगा, या तो बेटा हमें इस प्रकार का मेल मिल सकता है या तो इस प्रकार का मेल मिल सकता है, सेम टू सेम, सॉरी सेम टू सेम पेरेंटल एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट। बट चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू जो आएगी, जो फ्रीक्वेंसी आएगी, दोनों में सेम ही आएगी, चाहे फीमेल में भी जो आए तब भी सेम आएगी और मेल में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि फीमेल में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था उसी के ऊपर तो बेटा रिजल्ट आ रहा है। तो चाहे मेल हो फीमेल हो बेटा, जो भी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी बिटवीन दिस टू जीन्स दैट इज y एंड w, ठीक है, वो आपको सेम मिलेगी। और हमेशा ऐसा ही मिलेगा, हम जितनी बार ये क्रॉस करेंगे, जितनी बार क्रॉस करेंगे वी गेट द सेम टाइप ऑफ द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी
और उसी को हम लोग थोड़ा बहुत है ना इधर उधर थोड़ा होता है, बट है ना हम लोग एक एवरेज वैल्यू पे आ जाते हैं कि हाँ दिस इज हैपनिंग। ठीक है, आई होप इट्स वेरी सिंपली क्लियर टू यू। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? तो इसीलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी है वाई और डब्ल्यू के बीच में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली शुरू किया, मतलब मैंने डायरेक्ट क्रॉस वन का जो आ, ये जो है ना जनरेशन जो है F1 जनरेशन वाला है ना कंसिडर किया है, एनसीईआरटी ने वैसा नहीं किया है। ठीक है, तो एनीवे दिस इज वेरी सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड। और दूसरा एक क्रॉस है, दूसरे क्रॉस में उन्होंने क्या किया है, दूसरे क्रॉस में ठीक है डब्ल्यू और एम जी इनके पास साथ ले लिया है। ठीक है, तो मैंने एक क्रॉस करके दिखाया एंड दिस सेम थिंग विल हैपन विद द अनदर क्रॉस आल्सो। यस और नो? एक तो एक ही बताया मैंने, दूसरे क्रॉस जो होता है उसमें भी यही हो रहा है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया बेटा, है ना? सो यहाँ पे देखो ये वाला क्रॉस मैंने जो अभी बताया आपको है ना वाई और डब्ल्यू वाला, तो ये पेरेंटल है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है दिस इज अ पेरेंटल वन, है ना? इमेज थोड़ा सा मैंने बड़ा किया तो बेटा थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट इट्स ओके। ठीक है, आप समझते हो। अभी देखो ये वाइल्ड टाइप मेल लिया है और येलो व्हाइट फीमेल लिया है, तो है ना बिल्कुल यहाँ पे पेरेंटल। तो मैंने डायरेक्ट F1 जनरेशन से शुरू किया, मैंने यही कहा आपको कि मैंने डायरेक्ट F1 जनरेशन से शुरू किया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाले को छोड़ दिया जिसको मैंने पेरेंटल कहा है, बट यू नो व्हाट इज अ पेरेंटल, है ना? पेरेंटल मतलब कोई एक चीज होगी, दोनों में होमोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ बिल्कुल हम लोगों ने ये कंसिडर किया है। एंड देन वट एवर यू विल डू, जिस तरह से आप लोग करोगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो फीमेल को वाइल्ड टाइप लिया है, मेल जो है वो येलो एंड व्हाइट लिया है। मैंने यहाँ से शुरू किया बच्चों ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने शुरू किया, वाइल्ड टाइप लिया है, आपको दिखाई दे रहा है येलो जो है एक्स क्रोमोसोम है जो कि दोनों रेसेसिव लेके बैठा हुआ है, और जो ब्लू वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो ठीक है दोनों डोमिनेंट वाले वाइल्ड टाइप के एलील लेके बैठा हुआ है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द फीमेल इन फ्रंट ऑफ यू वाइल्ड टाइप, दैट मींस द ब्राउन बॉडी एंड द रेड आई। वाई प्लस किसे रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन बॉडी को, है ना, इसको ये रेड आई को, एंड वाई डब्ल्यू रिप्रेजेंट द येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। तो मेल तो बेटा येलो एंड व्हाइट आई वाले हैं, एंड यू कैन सी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 98.7%, एंड रिकॉम्बिनेंट आ रहा है बेटा है ना दैट इज 1.3%। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऊपर ये जो भी दिया है ये कौन सी प्रोजेनी है बच्चों, दिस इज द मेल प्रोजेनी। ठीक है, ये क्या है बताओ, ये मेल प्रोजेनी है। इवन इफ यू सी नीचे जो दिया है वो क्या है बच्चों, बोलो, इट्स अ फीमेल प्रोजेनी। तो ये है आपका क्रॉस वन। बस यहाँ पे नोट करने वाली, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया कि आपको इसमें इसको जितना अंडरस्टैंड करने के इसमें नहीं पढ़ना है आपको, सीधी बात में दो क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू ऑन द एक्स क्रोमोसोम? आंसर इज वेरी सिंपल सर, 1.3 इन अ यूनिट। यस और नो? क्यों? बिकॉज रिकॉम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई है वो है 1.3% बिटवीन द वाई एंड डब्ल्यू। दे आर वेरी क्लोज, है ना? इनका जो लिंकेज स्ट्रेंथ है, ये देखो ये इनकम्प्लीट लिंकेज है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 0%, बट यहाँ क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी है ना 1.3% आ रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मतलब हमें रिकॉम्बिनेंट तो मिलते हैं बहुत कम अमाउंट में, बट मिलते जरूर है थोड़े बहुत। नाउ सी यहाँ पे W और M के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हो। ये सेकंड क्रॉस जो है या क्रॉस B जो है वो डेफिनेटली बेटा व्हाइट एंड मिनिएचर विंग एंड व्हाइट आई इसके बीच में दिया गया है। ठीक है, नाउ यू कैन सी यहाँ पे बेटा आपको 37.2% क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी मिलती है। इसका सीधा ही मतलब है कि W और M इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस इज वेरी क्वाइट लार्जर देन द Y एंड W। ठीक है, सो इफ यू सी हियर, आप थोड़ा सा नोटिस अगर करोगे तो आपको ये चीजें लोकेट हो रही है, बिल्कुल आपको दिखाया जा रहा है एक सेंट्रोमियर के एक साइड में ही बेटा इनको हम लोग दिखा रहे हैं ऑन द अदर साइड। ठीक है, सो 37.2% है मतलब डिस्टेंस बिटवीन द W एंड M। अब मैं आपसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ इसके बेसिस पे, क्या आप मुझे बता सकते हो YW और WM
इन दोनों जो जेनेटिक जीन कंपेयर है ना, जो कपल है ना, इनके बीच में लिंकेज की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा YW। बराबर है। क्वेश्चन क्या है, इसकी लिंकेज की स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1.3% दिखा रहा है। इनकी है ना रिकॉम्बिनेशन जो लिंकेज की स्ट्रेंथ कम है क्योंकि ये है ना बहुत ज्यादा मतलब नियर अबाउट ये 50% के पास पहुंच रहा है, 37.2% है, बट इट्स टू मच ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन द W एंड M एज कंपेयर टू द Y एंड W। आई होप इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। ठीक है, अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन का जवाब सही से दे पाए तो आपका काम ही बन गया। पहला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन YW एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन W एंड M, और दूसरा कि किस प्रकार का लिंकेज है। तो आंसर इज इट इज अ कंप्लीट सेक्स लिंकेज। दिस इज सेक्स लिंकेज है। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम। रिमेंबर दिस वन। यस और नो? है ना? इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज है, कंप्लीट नहीं है। So it's an incomplete sex linkage. So be careful. You have to understand this. This is an X-linked genes, and there is a linkage between these alleles are what actually, and it's considered as what the an incomplete linkage or incomplete sex linkage. I hope it's clear to you. Yes, anyone? Any doubt? No, sir. No? Very good. तो देखो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत मुश्किल बात है नहीं। आपको बस इतना ख्याल रखना है कि द जीन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द Y क्रोमोसोम, द जीन्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम। ही कंसीडर्ड ओनली 2 जीन एट अ टाइम। 3 जीन के बारे में बात कर रहा है बट ओनली 2 जीन एट अ टाइम। तीनों जीन के बारे में एक साथ सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग ट्रिपल पॉइंट क्रॉस नहीं पढ़ रहे हैं। देखो ट्रिपल पॉइंट क्रॉस भी आता है जब हम लोग 3 जीन को लेकर भी है ना क्रॉसेस करते हैं, बट दैट विल बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ हम लोग सिर्फ 2 जीन को लेकर के चल रहे हैं एंड इट्स क्वाइट इजी, जस्ट वी आर बिकॉज कंपेयरिंग द 2 जीन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। So I hope we can move ahead. So this is the end of the chapter's concepts. Right now, okay, we'll take that, no problem. We'll talk about the thalassemia in case of molecular biology. Don't worry about it. जब हम लोग वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, राइट नाउ इन दिस व्हेन वी हैव टू मूव फॉर दिस क्वेश्चंस। तो देखो हम लोग क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन है, बहुत आसान, इट्स टू इजी। नाउ नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर दिस एंड दिस respectively. So among the blood type of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? ठीक है, देखो इसके लिए मैंने एक बहुत स्पेशल चीज आपको बता के रखी है कि जब भी हमें ये देखने को मिलता है कि 2 हेट्रोजाइगस कंडीशंस है क्रॉस में, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो ऑब्वियसली बेटा 4 प्रकार के कम से कम जीनोटाइप हमें देखने को मिलेंगे। यस, ठीक है, और क्योंकि यहाँ कोडोमिनेंस का भी है हिसाब, तो हमें 3 अलग अलग फिनोटाइप भी देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस, बिल्कुल सिंपल है। सो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर? ये आसान सा क्वेश्चन है ना, किसी को कोई डाउट है तो वो करके देख लेंगे, और कुछ नहीं है ना। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एंड ऑन द पेन एंड पेपर एंड दैट विल हैपन। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो हम लोगों को ये एक जीन लेना है IA एंड IB, और इधर इसके जो गैमेट आएंगे बेटा वो आएंगे IA एंड स्मॉल i। नाउ ये पॉसिबिलिटी हमें मिलती है एक, यहाँ पे ये पुनेट स्क्वायर है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी मिलती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एक तीसरी पॉसिबिलिटी मिलती है स्मॉल i, और ये बेटा चौथी पॉसिबिलिटी। सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप्स। बट माइंड वेल, ये दोनों ही मतलब ये A ब्लड ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये AB ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये B ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 फिनोटाइप है, या तो A या तो AB। बट अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे वो O ब्लड ग्रुप वाला बच्चा कभी नहीं आ जाएगा।
मतलब ये बात तो दिमाग में रख लो कि जब भी पेरेंट ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यस, एवरीवन इज क्लियर? ठीक है, सो वी हैव 4 जीनोटाइप एंड 3 फेनोटाइप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं among the following characters which one was not considered by Mendel। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बहुत आसान है। ऑब्वियसली बेटा उसने सीड के बारे में, पॉड और स्टेम ये सब लिया था, ये नहीं लिया था, तो ये है हमारा आंसर। ट्राइकोम्स जो है ग्लैंडुलर है कि नॉन ग्लैंडुलर है, ये चीज वाला कैरेक्टर जो है उन्होंने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया था। सो इट्स अगेन इजी क्वेश्चन, तो आंसर ए होगा। ठीक है, देन विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड। अब ये देखो यार, ये तो मैंने आपको लिख के दिया है नोट्स में यार, ठीक है ना, आराम से आप आराम से ये सब यार देखो, ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली पूछा ही नहीं जाना चाहिए यार। यार कौन से ये हिस्ट्री जैसा लगता है, हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं ऐसा लगता है कि कहना कब कहाँ पे किसने आक्रमण किया था बताओ, है ना, दिल्ली की सुल्तानत किसने हासिल की थी, कौन से ईस्वी सन में, है ना। तो दिस इज लाइक दैट ओनली, बट यू नो अब आया तो क्या करेंगे। नेक्स्ट, टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद। देखो यहाँ सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए ट्रू ब्रीडिंग वर्ड। देखो ट्रू ब्रीडिंग का सीधा ही मतलब होता है होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस। अ टॉल टू ट्रू ब्रीडिंग बोलते ही आपने पहले लिख लेना है अच्छा कैपिटल टी है। गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस विद अ डॉर्फ ट्रू ब्रीडिंग। तो अभी फिर से ट्रू ब्रीडिंग आया, मतलब स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया गया है। When the F1 plants were selfed, the resulting genotypes were in the ratio of। Now see, this is very simple। तो F1 plants का जब सेल्फिंग हुआ तो बेटा जीनोटाइप क्या होता है, देखो 1 टॉल होमोजाइगस होगा, 2 टॉल हेटेरोजाइगस होंगे, 1 डॉर्फ होगा। So that's it, that is what the simplest thing we have to understand, this is the answer, है ना। क्योंकि उन्होंने जीनोटाइप पूछा है, फेनोटाइप पूछा होता तो ये तो दोनों आंसर है ही नहीं। ठीक है, सो दीज आर, ये जो दोनों आंसर है इसके बारे में तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, 3:1 एज वेल एज व्हाट द 3:1, ये वाला जो है बेटा बिल्कुल ही आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैच द टर्म इन कॉलम 1 विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यार देखो करेक्ट ऑप्शन का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सो अगर हम ऑप्शंस देख ले, यहाँ पे बेटा ऑप्शन देख लेते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, है ना। अगर हम ऑप्शन देखें तो आप बता दो, कितना आसान क्वेश्चन नहीं। बोलो। डोमिनेंस क्या चीज है यार, इन एन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुल्ली, ये कोडोमिनेंस होगा। सो बी के लिए डेफिनेटली बेटा, है ना, यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा, बी के लिए 3 है। देन डोमिनेंस क्या है, इट्स अंग सिंगल जीन, ओके, इन एन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनाइजेशन ओनली 1 एलील एक्सप्रेसेस, तो ए के लिए 2 आ जाएगा, तो ए के लिए 2 है ना। और कोडोमिनेंस के लिए बच्चों 3 है, जस्ट हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे आते हैं, ए के लिए 2 है और ये है 3, बाकी सी के लिए 4 क्यों है। प्लियोट्रोपी क्या होता है, प्लियोट्रोपी हम लोग जानते हैं, सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर, तो ये हो गया बिल्कुल सही। एंड देन पॉलीजेनी मतलब बेटा अ सिंगल कैरेक्टर इज एक्सप्रेस बाय मेनी जीन्स, तो देखो मेनी जीन्स यहाँ पे हैं, तो ये है हमारा आंसर, तो बी इज द करेक्ट वन। यस एवरीवन, यस, है ना, आसान है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज। नाउ रिमेंबर, आप अगर इसको अंडरलाइन कर रहे हो तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि फ्लाइज लिखा हुआ है, फ्लाइज, पी प्लांट नहीं लिखा है ना। इन अ टेस्ट क्रॉस है भैया, टेस्ट क्रॉस किया जा रहा है इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज, फ्लाइज मतलब ड्रोसोफिला।
more parental type offsprings were produced, मतलब obviously it is indicating the Morgan's experiment. yes or no, है ना, ये मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को इंडिकेट कर रहा है. सो द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग दिस क्या इंडिकेट करता है? ऑब्वियसली बताओ आंसर क्या होगा? लिंकेज कहाँ पे आपको दिखाई देता है ये चार ऑप्शंस में? यहाँ पे है जैसे कि ऑप्शन डी को देखते हैं, बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, ये लिंकेज से मतलब नहीं रखता, ये पॉलीजेनिक वाला है. देन ऑप्शन सी आप बोल रहे हो तो देखते हैं, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो देखो इसको डॉट करके रखते हैं. ऑप्शन बी, क्रोमोसोम फेल्ड टू सेपरेट ड्यूरिंग, इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ना, सेपरेट होने से थोड़ी होता है, मतलब डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन वाली बात बोल रहा है. द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द टू डिफरेंट क्रोमोसोम, ऐसा अगर होगा तो यार मतलब टेस्ट क्रॉस जो में है ना हमें इक्वल मिलेगा, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट इक्वल मिलेंगे, तो ये भी नहीं है. तो ऑब्वियसली बेटा ये लिंकेज को इंडिकेट करने वाला कंसेप्ट है. यस एवरीवन, है ना इजी, कोई मुश्किल बात है नहीं. बिल्कुल देखो, आपको फ्लाइज बोलते ही आपके दिमाग में है लिंकेज, मॉर्गन, खत्म. ठीक है, आंसर आ जाएगा. नाउ आगे इसको देख लेते हैं. अ सेल एट टेलोफेज stage is observed by a student in a plant brought from the field. अच्छा, he tells his teacher that this cell is not like other cells at telophase stage. अच्छा, थोड़ा अलग है. क्या अलग है? There is no formation of cell plate नहीं बना, and thus the cell is containing more number of chromosome. ठीक है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कोल्चिसिन, है ना, सेल प्लेट बना नहीं है as compared to the other dividing cells. So this would result in क्या आएगा उसमें? Obviously number of chromosomes जो है ना, रेप्लिकेशन तो हो चुका है. ठीक है, अब रेप्लिकेशन अगर हो चुका है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो चीज आएगा, इसको क्या बोल रहे हो, ऑटोट्रोपिक ना यार. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीप्लॉइडी आएगी, है ना. पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब है ना, उसने कहा है कि टेलोफेज में उसने सेल ऑब्जर्व किया और उसमें जो क्रोमोसोम्स है उसमें सेल प्लेट बनी नहीं है, मतलब साइटोकाइनेसिस हो नहीं रहा है. पर टेलोफेज है मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ है. तो जब कैरियोकाइनेसिस हुआ है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली उस सेल का प्लॉइडी बढ़ने वाला है. तो उसी को हम लोग यूप्लॉइडी कहेंगे. एक्चुअली यहाँ वर्ड होना चाहिए था बेटा यूप्लॉइडी, बट ऑलरेडी इट इज एन, है ना, ये भी पॉलीप्लॉइडी है क्योंकि एनीप्लॉइड इज आल्सो considered as one type of the polyploidy. But see, it's very simple. हाँ, auto polyploidy should be answer. Yes, very clear. Okay. So how many pairs of the contrasting characters in pea plant? ये तो यार कितना आसान क्वेश्चन है ना. How many pairs of contrasting characters in pea plant? ठीक है, तो this is what the answer 7. Now, which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexually रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स? देखो, अगर यहाँ असेक्सुअली बोला होता तो हमारा आंसर आता म्यूटेशन. बट बेटा यहाँ पे देखो, अगर सेक्सुअल म्यूटेशन के बारे में अगर बात हो रही है, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब है बच्चों, आंसर होगा रिकॉम्बिनेशन, है ना. अब यहाँ वर्ड आया है जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है वेरिएशन का खो जाना. ठीक है, बाय चांस. ठीक है, तो यार ये तो उल्टा है, उल्टी गंगा है. रिकॉम्बिनेशन तो वेरिएशन ला रहा है, क्रोमोसोमल एबरेशन से वेरिएशंस आते नहीं यार, वो कैंसर सेल में हो रहा है. ठीक है, इससे प्रॉब्लम ही बढ़ती है. ट्रांसडक्शन एक अलग ही केस है, इसमें वेरिएशन आते हैं बट वो आते हैं बैक्टीरिया में. ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वायरस के मदद से जब प्लाज्मिड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, जीन ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ सिंपली आंसर है रिकॉम्बिनेशन फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ अलील्स क्या है भाई? Alleles are true breeding homozygotes, different molecular forms of a gene, heterozygotes या different phenotype. देखो phenotype तो अलग अलग होंगे क्या alleles में, है ना. बोलो.
What should be the answer for this question? थोड़ा दिमाग लगाओ, मतलब एक आंसर आया है, क्या आंसर आया है देखता हूँ मैं। बी 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 सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये देखो, जब आप यार मोलेकुलर फॉर्म बोलते हो ना, इट्स नॉट मोलेकुलर बिकॉज यू नो molecular form of the gene is DNA, it's always same, ठीक है। So you cannot say it's a different molecular form. So alleles क्या हो सकते थे? So be careful while giving the answers, है ना, जल्दबाजी में कोई आर दे molecular forms, molecular forms हो सकते हैं क्या वो? तो you have to be very, है ना, very clever about the answer, आंसर के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। So ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगट्स का क्या मतलब होता है? एलिल्स ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगट्स तो नहीं होते, होमोजाइगोट्स नहीं होते। तो क्या वो हेट्रोजाइगट्स होते हैं? नहीं होते। क्या वो डिफरेंट फिनोटाइप्स होते हैं? दैट मींस यू कैन सी, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंट फिनोटाइप। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दोगे। मतलब डिफरेंट फिनोटाइप होगा क्या? डिफरेंट ट्रेट, ठीक है, ऑब्वियसली डिफरेंट फिनोटाइप तो जीन के भी हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको तो नहीं चुनेंगे। वो हेट्रोजाइगोट या होमोजाइगोट दोनों ही हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको इसको नहीं चुनेंगे, इसको भी नहीं चुनेंगे। नाउ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बट उन्होंने जो वर्ड यूज किया है, मैं थोड़ा सा आपको, है ना, ये समझा रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह से लिखा हुआ है ना, सो दैट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट फॉर्मेट, है ना। मतलब आप समझो इस चीज को, समझ गए ना मैंने क्या कहा? different molecular forms of a gene, how it is molecular form of a gene. So देखो, जीन में एक्चुअली डीएनए वही है, बट हो सकता है एक या दो बेस पेयर डिफरेंस आता है, और थोड़ा सा भी बेस पेयर में डिफरेंस आ गया तो वो बन जाता है उसका म्यूटेंट। तो एलिल्स आर एक्चुअली द म्यूटेंट्स ऑफ ए वाइल्ड टाइप जीन, ठीक है। सो दैट्स इट। देन तो आंसर तो यही है, बी। नेक्स्ट वन, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, क्या यूज नहीं किया था भाई उसने? पॉड लेंथ, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन या सीड कलर। इन हीज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर है उसने पॉड लेंथ नहीं यूज की था, सीड का शेप, फ्लावर का पोजीशन, एक्सिल है कि टर्मिनल है, सीड का कलर ग्रीन है कि येलो है, ठीक है, ये लिया था। बट पॉड की लेंथ कितनी है इसके बारे में, स्टेम की लेंथ ली थी, टॉल या डॉर्फ, ठीक है। सो आंसर इज, है ना, पॉड लेंथ। नाउ दिस इज वेरी अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए marry a woman with a blood group B, what are all the possible blood groups of their offsprings? तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में क्या क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली देखो, हम लोग मोर एक्सटेंट पे लेके चलेंगे। man is a blood group A, that means we'll consider it as a, है ना, heterozygous, married to a female having blood group B, so she have this। तो हमने heterozygous लिया, मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली बेटा मैक्सिमम अगर ये है, दोनों हेट्रोजाइगस है, तो इनको ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ये चारों प्रकार के बेटा ऑफस्प्रिंग्स, है ना, हो सकते हैं, है ना। तो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, यस, है ना। अगर हेट्रोजाइगस है तो आप करके देख सकते हो, आपको ये आ जाएगा, ऑब्वियस। यस, आगे बढ़ते हैं। नाउ मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट, क्या मतलब है यार? एट डिफरेंट लोसाई ऑन द सेम क्रोमोसोम। मल्टीपल अलील्स, देखो मल्टीपल अलील का मतलब ही होता है एक ही जीन के अलग अलग, है ना, फॉर्मेट, अलग अलग अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो ऑब्वियसली बेटा एक जीन मतलब एक सिंगल लोकस। सो एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है। ऑन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये सब बेटा गलत है। सो आंसर होगा एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम,
क्योंकि वो एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। अ जीन शोविंग कोडोमिनेंस हैज, अगर कोई जीन कोडोमिनेंस शो कर रहा है तो उसमें ऐसा क्या होगा? अलील्स टाइटली लिंक्ड, तो लिंकेज का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे कोडोमिनेंस से। अलील्स दैट आर रेसेसिव टू ईच अदर, दोनों ही अगर एक दूसरे को रेसेसिव होते तो बेटा एक्सप्रेशन नहीं आता। बोथ अलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट, ये सुटेबल लगता है। वन अलील डोमिनेंट ऑन द अदर, तो ये भी नहीं है। सो आंसर इज दिस, बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट, जब दोनों फुल्ली कंप्लीटली एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। आप एक चीज नोटिस करना आगे भी कि कोडोमिनेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नाउ सी, फ्रूट कलर इन स्क्वैश, इसको हम लोग समर स्क्वैश कहते हैं, है ना। कुकुरबिट्स जो होते हैं, समर स्क्वैश। सो फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज। तो किस चीज का एग्जाम्पल है भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, मैंने जैसे कहा कि हम लोगों को बस एग्जाम्पल्स और रेशियो पता होना चाहिए। तो बच्चों याद रखो कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्रूट कलर इन द स्क्वैश इज एन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द, है ना, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अभी डोमिनेंट एपिस्टेसिस है तो बच्चों क्या रेशियो आएगा, कौन बताएगा? बताओ क्या रेशियो आता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का? रेसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो क्या आता है? सो इफ यू नो दिस रेशियोस, है ना, जैसे आपको ये रेशियोस पता हो जाएंगे, दैट्स इट, है ना, यू विल विन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्या रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज दी है, इसका मैं नोट्स आपको भेजूंगा, है ना, प्रॉपरली, जिसमें आपको इनहिबिटरी जीन और डुप्लीकेट जीन का भी कंसेप्ट दिया है। आपको बस रेशियो पता होने चाहिए, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, यू नो। नाउ अब ये देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, 360 belong to the genotype AA, 480 belong to capital A small a, and the remaining 160 belong to the small a small a. Now देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये समझना है, क्योंकि यार ये दिख रहा है फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात आएगी। अब फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स लिखा, जैसे पॉपुलेशन लिखा तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, तो यू नो दिस वन, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, क्योंकि दो अलील की बात है तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है। नाउ P रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील। नाउ यहाँ पे उन्होंने साफ दिया है यार, कैपिटल A जो है वो 360 है, मतलब उन्होंने वैल्यू दी है P स्क्वायर की, तो P स्क्वायर आपको दिखाया जा रहा है, मतलब 360 जो है इंडिविजुअल है। 2P क्यूब जो है वो नंबर दिया गया है, दैट इज 480 आउट ऑफ 1000, एंड Q स्क्वायर ये दिया है स्मॉल a दैट इज 160 आउट ऑफ, है ना। यहाँ पे ये गिवन है, अभी आपको गिवन समझ में आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए की फ्रीक्वेंसी, है ना, पूछी जा रही है। ऑब्वियसली बेटा ये बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें P स्क्वायर इज इक्वल टू 360 अपॉन 1000 आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा P स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, सो है ना, द वैल्यू ऑफ द P इज 0.6, ठीक है। यस और नो, है ना बच्चों, 1000 में से दिया है ना। अभी Q की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिकॉज इज 1 है ना 16, तो है ना, दैट इज व्हाट, ऑब्वियसली 16 का जो है ना स्क्वायर रूट आएगा 4 आएगा, तो आंसर इज, है ना, 0.4। सो दैट्स इट, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, अलील की A की जो P की वैल्यू आ गई, वो आ गई बेटा 0.6। यस एवरीवन, अरे क्लियर है? कुछ बोलते जाओ बीच बीच में, Yes. हाँ हाँ हूँ हाँ है हो, कुछ तो बोलो, है ना, थोड़ा सा लगे कि है भाई, है ना, नहीं तो ऐसा लगता है कि कनेक्शन चला गया है, नेटवर्क, है ना। नेक्स्ट वन, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप जवाब आराम से दे सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। इफ 2 persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, अब ये कैसे, है ना,
These children could be classified as A blood group and AB blood group and B blood group. मतलब सैंपल ज्यादा कलेक्ट किया उन्होंने, ठीक है. सो A, AB as well as B blood group, बहुत सारे बच्चे हैं उनके. रेशियो है 1:2:1, मतलब A ब्लड ग्रुप वाले 1, AB 2 and B 1 इस रेशियो में है. Now देखो, modern technique of a protein electrophoresis reveals presence of both A and B type proteins, मतलब antigens in a AB blood group individual. This is an example of. अब आपको मजा आएगा ये कि जो ऊपर जो लिखा है ना उन्होंने कार्यक्रम, जो कुछ भी है ना, ये बिल्कुल भी मैटर ही नहीं करता. जो उन्होंने रेशियो वगैरह लिखा है, डजंट मैटर. वाई डजंट मैटर? क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि यार दोनों प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहे हैं ए और बी के ऑन द आरबीसीज. तो ये किस चीज का आंसर है? इसका एग्जांपल ऑब्वियसली इट्स अ कोडोमिनेंस, है ना. यस, है ना. तो समटाइम द बिग क्वेश्चन इज नथिंग बट, है ना, व्हाट वी कैन से गिमिक, गेम प्ले जस्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन. Which Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parents? अगर F1 जनरेशन दोनों ही पेरेंट्स से रिसेंबल करता है तो बेटा क्या आइडिया आपको आएगा इन अ मेंडेलियन क्रॉस? ऑब्वियसली द आंसर इज कोडोमिनेंस, है ना. मतलब सपोज ए ब्लड ग्रुप है फादर में और बी ब्लड ग्रुप है मदर में और बच्चे में ए भी है, तो ऑब्वियसली वो ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब यही है ना कि कोडोमिनेंस है ना. विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय ए क्रॉस इन विच. अभी मेंडेलियन आइडिया का क्या मतलब होता है? विच इज बेस्ड ऑन द मेंडेलियन जेनेटिक्स. ठीक है, इसको हमें ऐसे समझना है. नेक्स्ट. Which of the following statement is not true of two genes that show? इसका आंसर दो तो देखे आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है, आप समझ जाओ. ठीक है. Which of the following statement is not true of two genes that show 50% recombination frequency? अगर सपोज 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है दो जीन के बीच में, तो आप, है ना, किस चीज को सही नहीं मानोगे? नॉट ट्रू. पहला, the genes are linked, tightly linked. The genes show independent assortment. If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossovers in every meiosis. The genes may be on a different chromosome. Obviously बेटा, जब हमको मिल ही रहा है ये 50% रिकॉम्बिनेशन, तो यार वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहा है, मतलब इट इज डायरेक्टली अपोजिंग द लिंकेज. तो देखो, द जीन्स मे बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये सही है. If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossover. इतना वो क्रॉसओवर कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा है एवरी मियोसिस में, इसीलिए वो क्या हो रहा है, वो दिखाई दे रहे हैं, है ना, 50-50% में. देन द जीन शो इंडिपेंडेंट, है ना. ऑटमोस्ट बेटा ये एकदम उसी का आंसर है, इसी स्टेटमेंट का. व्हाई इट इज 50% रिकॉम्बिनेशन? बिकॉज देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो ऑब्वियसली बेटा ये चीज सूट नहीं करती. वो टाइटली लिंक्ड होते हैं यार, तो उनमें बहुत कम डिस्टेंस होता है, 1.3 जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी, y और w के बीच का डिस्टेंस वैसे होता. तो ये टाइटली लिंक्ड नहीं है क्योंकि 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली the idea of the A is failure. ठीक है, A is not possible, it's not opposing to the linkage. Next one. Genetic variation in a population arises due to, देखो किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है? तो देखो ये बहुत आसान है. देखो जब भी ऐसे आंसर दिए होते ना ओनली ओनली, तो वो बिल्कुल सेप्टिकल हो जाता है, आपको समझ में आता है अरे यार ओनली क्यों लिखा है इसमें, है ना. तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ हमें नोटिस करना है कि म्यूटेशंस एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों ही चीजें जो है ना, वेरिएशंस ला सकती है. इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा जवाब, आसान सा क्वेश्चन है. बेटा स्पीड सही है क्या? नहीं तो ज्यादा तो नहीं हो रहा, क्विक तो नहीं हो रहा है ना. थोड़ा बोलो, पूछो भी कि सर ये नहीं आया, ऐसा ऐसा कुछ भी बोल सकते हो, इसमें क्या है. नेक्स्ट. A certain road accident patient with the unknown blood group, देखो एक है ना unknown blood group वाला पेशेंट आया है, needs immediate blood transfusion, जल्दी से रक्त चाहिए उसको, है ना.
his one doctor friend at once offers his blood. अभी देखो मेन अंडरलाइन करने वाली चीज ये है कि वो उसका फ्रेंड डॉक्टर है भाई. his one doctor friend at once offers his blood. अब देखो डॉक्टर है मतलब एक वाइज डिसीजन लेगा, बराबर है, ऐसे तो नहीं कि कुछ भी ले ले. सो व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, मतलब उस डॉक्टर का ब्लड ग्रुप क्या है. अब देखो इसका ब्लड ग्रुप अननोन है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप अननोन है, मतलब हमें वो ब्लड ग्रुप लेना पड़ेगा जो यूनिवर्सल डोनर है. और बेटा यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव, मैंने आपको बताया, ठीक है. अगर हमें ओ ब्लड ग्रुप भी दिख जाए तो भी वो हमारा आंसर होगा. नाउ दिस इज आवर आंसर, ब्लड ग्रुप ओ है डोनर का. करेक्ट है ना, सही है बेटा. और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑब्वियसली है ना, ए बी पॉजिटिव होना चाहिए. ए बी पॉजिटिव है तो वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट. अभी एबीओ सिस्टम के हिसाब से ए बी लिखा तो भी खत्म है. वो पॉजिटिव लिखना मतलब हम लोग आरएच सिस्टम, आरएच फैक्टर भी उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, F2 जनरेशन इन मेंडेलियन क्रॉस. अच्छा ये क्रॉस ये रह गया 22. A test cross is carried out. देखो टेस्ट क्रॉस is carried out. 2 क्यों, क्या फायदा होगा. Determining the genotype of plant at F2, predict whether two traits are linked, assess the number of alleles of a gene, determine whether two species or varieties will breed successfully. देखो क्या मतलब होगा इसका. टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, टेस्ट क्रॉस टेस्ट, टेस्ट का क्या मतलब है. ऑब्वियसली टेस्ट का मतलब है कुछ पता कर रहे हैं हम लोग. क्या पता कर रहे हैं, ठीक है. ऑब्वियसली वी आर प्रिडिक्टिंग द जीनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट है ना प्लांट. अभी देखो पी प्लांट टॉल है, पी प्लांट टॉल है तो है, इफ इट इज अ टॉल, ठीक है, पी प्लांट इज टॉल, तो टॉल है बट यार उसका जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप टॉल है. तो जीनोटाइप ये भी हो सकता है कैपिटल टी, ये तो ये भी हो सकता है. तो वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है ये मुझे पता करना है, ठीक है. तो मैं उसका F1 जनरेशन में क्रॉस करा देता हूँ विद द रेसेसिव है ना, जो है स्मॉल टी, और मुझे F2 में रिजल्ट मिलेगा और पता चलेगा कि वो जो F1 वाला था उसका जीनोटाइप एक्चुअली क्या है. तो टेस्ट क्रॉस में हमें है ना जो भी सैंपल इन क्वेश्चन होता है डोमिनेंट वाले का वो हमें पता लगता है. इट्स सो सिंपल है ना. नेक्स्ट, F2 generation in Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratios are same as a 1:2:1. It represents a case of, अब ये क्वेश्चन मैंने खुद आपको बताया भी था इवन पढ़ाते वक्त है ना, ये क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे. इसलिए ये लिया क्योंकि देखो आंसर ये भी सही है और ये भी, बट सी इज मोर करेक्ट. व्हाई, बिकॉज है ना यहाँ पे एक्चुअली लिखा है उन्होंने, सॉरी डी इज मोर करेक्ट, सी इज नॉट, डी इज मोर करेक्ट. मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट शुड बी द आंसर, ठीक है. तो ये वाला आंसर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस. अब देखो यहाँ कोडोमिनेंस जरूर लिखा है बट कोडोमिनेंस का कौन सा क्रॉस है, क्योंकि डाई हाइब्रिड में आएगा तो रेशियो बदल जाएगा, 1:2:1 नहीं आएगा. मतलब हो सकता है एक जीन 3:1 शो करे, दूसरा जीन बेटा 1:2:1 शो करे, तो रेशियो जिनका प्रोडक्ट आएगा. सो अगर रेशियो 1:2:1 आया तो रेशियो वो क्रॉस मोनोहाइब्रिड ही होना चाहिए. इसीलिए ऑल्दो कोडोमिनेंस में भी है ना जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है बट इट शुड बी मोनोहाइब्रिड, सो आंसर इज बी. नेक्स्ट, व्हेन two unrelated individuals or lines are crossed, देखो unrelated or lines are crossed, the performance of the F1 hybrid is often superior to both parents. मतलब हम लोग सुपेरियर क्वालिटी बनाना चाहते हैं. सो दिस फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज, तो जब भी हम लोगों को सुपेरियर हाइब्रिड मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड वीगर है ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोसिस, ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, द हेटेरोसिस. नॉर्मल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट, now again the same type of question, a person with the unknown blood group
under ABO system has suffered much blood loss in accident and needs immediate blood transfusion. His one friend who has a valid certificate of his own blood type offers blood donation without delay. What would have been the type of the blood group of the donor friend? Again, the same answer, that is type O. है ना, वही है, वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल. नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग. देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा देखना है ध्यान से. पहला तो चीज है टेस्ट क्रॉस. तो जब भी हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो एक्चुअली क्या होगा क्रॉस में, बताओ. प्लांट्स या ड्रोसोफिला में जब भी टेस्ट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी. तो ऑब्वियस द क्रॉस शुड बी बिटवीन, है ना. यहाँ थोड़ा नोटिस करते हैं हम लोग, बिटवीन 2F हाइब्रिड्स तो नहीं होगा, ये सेल्फिंग कहलाया जाएगा. बिटवीन 2 जीनोटाइप्स विद रेसेसिव ट्रेट्स. देखो अभी 2 जीनोटाइप क्या होता है यार. देन द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रेसेसिव, ये हमारा आंसर है. ठीक है, डबल रेसेसिव का मतलब होता है, देखो ये कैपिटल टी है, ये डबल डोमिनेंट है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सिंगल डोमिनेंट सिंगल रेसेसिव है, ये डबल रेसेसिव है, स्मॉल टी. ठीक है, तो इट इज क्रॉस्ड विद द, है ना, डबल रेसेसिव जीनोटाइप. आपको मतलब किसी बच्चे को डबल रेसेसिव क्या है सर, तो ऐसा मतलब दो अलग अलग जीन के बारे में नहीं, दो एक ही जीन के दो अलील है जो दोनों ही रेसेसिव है. डबल रेसेसिव का मतलब होमोजाइगस रेसेसिव. ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following conditions of the zygotic cell would lead to the birth of a normal human female child. देखो यार बहुत आसान क्वेश्चन है. जाइगोटिक सेल है ना, उससे नॉर्मल फीमेल चाइल्ड, है ना, कैसे बनेगी. तो ऑब्वियसली इट मस्ट हैव 2 X क्रोमोसोम्स विद ऑटोसोम्स. ठीक है, ओनली 1 Y क्रोमोसोम, ओनली 1 X क्रोमोसोम से नहीं होता. क्योंकि उस दिन मैंने बताया था कि, है ना, जब डेवलपमेंट होता है फीटस के केस में, फीटल डेवलपमेंट, जब उसको फीमेल में कन्वर्ट करना होता है तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होने चाहिए उस वक्त. ठीक है, नाउ which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance. बताओ, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे हम लोग, है ना, कौन से चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, यहाँ देखो, फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर्स. तो पोस्टुलेट ऑफ पेयरिंग फैक्टर्स वाला हम प्रूव कर सकते हैं. alleles do not show any blending and both the characters recover as such in F2 generation. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेसिस पे हम लोग ये एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है, इवन लॉ ऑफ डोमिनेंस भी इसमें हेल्पफुल है, ऑप्शन सी में. ऑप्शन बी, out of one pair of factor one is dominant and the other is recessive. तो डेफिनेटली बेटा ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है. ऑप्शन ए, the discrete unit controlling a particular character is called a factor. तो बेटा ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं. तो बताओ इसमें से क्या चीज हो सकती है. Which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Law of dominance के बेसिस पे हम लोग क्या एक्सप्रेस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं और ये भी प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, बट हम लोग जो है बेटा, जो सी है, मतलब F2 जनरेशन में क्या आएगा, ये प्रूव करने के लिए हमें मदद चाहिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की. समझ रहे हो ना, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है. मतलब मेंडल के लॉ, जितने भी मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उससे हम सब ये सब कुछ प्रूव कर सकते हैं. बट इसको प्रूव करने के लिए आपको मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जरूरत पड़ेगी. यस और नो? सो दैट इज आवर आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट, द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय. तो ये बहुत ही आसान है यार, मतलब, है ना, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स वेरी वेरी सिंपली टेस्ट क्रॉस. है ना, अगर डोमिनेंट फिनोटाइप है तो उसका जीनोटाइप हम टेस्ट क्रॉस से फिगर आउट कर सकते हैं. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस. अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में आपको
करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज द हायर रिकॉम्बिनेशन। सी, अगर टाइटली लिंक्ड जीन्स होंगे तो वो हायर रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है, बोल रहे हैं। तो यार ये तो गलत है। अगर टाइटली लिंक्ड जीन है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम शो करेगा, लेस रिकॉम्बिनेशंस। ऑप्शन बी, gene far apart on the same chromosome show very few recombination. See, again the same. If the genes are very far apart on the same chromosome, they show the high recombination. So again, this is wrong. Genes loosely linked on the same chromosome shows a similar recombination as the tightly linked ones. तो यार यहाँ तो उसने पूरा कंसेप्ट को ही एकदम किल कर दिया। ठीक है, ऐसा तो होगा ही नहीं, है ना। डिस्टेंस मैटर करता है, दो जीन के बीच में कितना है, ठीक है, और उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। ऑप्शन डी, टाइटली लिंक जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, ये प्रॉपरली करेक्ट स्टेटमेंट है। सो डी इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट, अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड इज, अगेन वही बात है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप आंसर कर सकते हो। अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ ए हाइब्रिड इज बाय, अब कैसे करोगे, ये क्या है इसका मतलब? क्रॉसिंग ऑफ वन F2 प्रोजेनी विद द फीमेल पेरेंट। तो देखो F2 प्रोजेनी का तो हम क्रॉस कराते ही नहीं, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम F1 का क्रॉस कराते हैं। ठीक है, देन आता है स्टडिंग द, है ना, सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द F1 प्रोजेनिस। अभी F1 प्रोजेनिस का, है ना, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करके हमें कुछ नहीं पता चलेगा, वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, हेटेरोजाइगस है, क्या है, ये थोड़ा ऐसा नहीं पता चल सकता। क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विद मेल पेरेंट, देन क्रॉसिंग ऑफ F2 प्रोजेनी विद द मेल पेरेंट। नाउ देखो, क्योंकि हम F2 को रिजेक्ट करते हैं तो बच्चा हमारे पास यही बचता है, ठीक है, और एक्चुअली यही आंसर भी है, सी। बट प्रॉब्लम है कि सर मेल पेरेंट का क्या मतलब हुआ? ठीक है, कैन एनीवन शो, एनीवन हैव द लॉजिक हियर? क्या लिखा होना चाहिए था? क्रॉसिंग ऑफ F1 प्रोजेनी विद अ डबल रेसेसिव, बराबर है, या रेसेसिव, करेक्ट है ना, रेसेसिव फिनोटाइप जिसमें आता है उसके साथ क्रॉस करके दो। सो एनीवन हैज अ लॉजिक हियर? एनीवन? ओके, if I will ask in different manner, if it is written as a crossing of F1 progeny with a female parent, how it is different, you know? क्योंकि देखो हम लोग तो रेसिप्रोकल क्रॉस कर चुके हैं, और रेसिप्रोकल क्रॉस में हमको पता है कि, है ना, रिजल्ट डजंट वेरी, है ना, चाहे जेंडर कोई भी ले लो, रिजल्ट, है ना, वेरी तो नहीं करता। ठीक है, सो नो, वैसा नहीं है। इट्स जस्ट रिगार्डिंग इफ वी आर कंसिडरिंग दी, है ना, a common test to find the genotype of a hybrid is by because if we consider if it is on the gene circle or the X-linked one, अगर जीन X linked है तो आपको कैसे पता चलेगा? How you will know? Because if the recessive characters are more often expressed in case of what the male, not in female, so that उस बेसिस पे यहाँ पे हमारा जो आंसर है बेटा वो सी आएगा। ठीक है, आल्दो क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर मोस्टली जो है, जो भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो अगर रेसेसिव है तो फीमेल में ज्यादा करके एक्सप्रेस ही नहीं होते, है ना, क्योंकि फीमेल बन जाती है कैरियर फॉर दैट वन। ठीक है, हाँ, मेल में वो एक्सप्रेस होते हैं, तो फिर हम लोग मेल को ही लेते हैं जो कि वो रेसेसिव है, ये श्योरली पता है, और हमें रिजल्ट भी बराबर से आ जाएगा। तो दैट इज ओनली द थिंग यू हैव टू कंसिडर हियर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। और देखो, बिना किसी कोशिश से भी हमने डायरेक्ट रिजेक्शन से भी आंसर लाया, रिजेक्शन किया मैंने, ए बी और डी मैच ही नहीं कर रहा है, सो भी तभी आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी सिंपल। टू जीन्स कैपिटल R and capital Y are located very close on the chromosomal linkage map of maize plant. So when capital R YY and small r YY genotypes are hybridized, the F2 segregation will show. बताओ क्या शो करेगा?
दे आर वेरी क्लोज, बहुत ही पास में है दोनों ही जीन, ऐसा लिखा है। Two genes R and Y are located very close on the chromosomal linkage map of the maize plant. When RRYY so hybridize, the F2 segregation will show. अगर इनको हाइब्रिडाइज किया गया तो F2 के सेग्रीगेशन में आपको क्या रेशियो मिलेगा। तो यहाँ हमें बहुत सिंपली है ना ऑप्शन दोनों और भी बाकी के भी ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ये देखो यहाँ पे है, बोल रहा है हायर नंबर ऑफ द पेरेंटल फिनोटाइप्स आएंगे या हायर नंबर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ हमें समझना है कि इफ दे आर वेरी क्लोज, सो ये रेशियो तो आने से रहा, ये रेशियो तो आएगा ही, ठीक है। दैट इज व्हाट द श्योरेस्ट थिंग, क्योंकि है ना इट विल डेविएट बिकॉज इट विल नॉट शो। ये रेशियो आने के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना जरूरी है, बट दे आर वेरी क्लोज सो इट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड चीज हमने एक पढ़ा है कि whenever you see two linked genes are there, so always they show the monohybrid ratio. This is what the point we have to understand, okay? They show the monohybrid ratio, but consider here that chromosomal linkage map of the maize plant, okay, and genotypes are hybridized, then F2 segregation will show. तो segregation in 3:1 ratio, तो क्या ये रेशियो आएगा बता सकते हो आप लोग? क्या 3:1 रेशियो आएगा? They are very close, है ना। 3:1 रेशियो आने के लिए हमें नोटिस करना पड़ेगा कि दे आर बिहेविंग परफेक्टली एज वन सिंगल यूनिट, मतलब दे शुड बी कंप्लीटली लिंक्ड। मैं थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ बता दूं, अगर वो कंप्लीटली लिंक्ड होते, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमें रेशियो ये मिलता। बट देखो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज दे आर वेरी क्लोज, दे आर नॉट, है ना। सो इफ दिस इज व्हाट द पॉइंट, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सी, हायर नंबर ऑफ द पेरेंटल टाइप्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आएंगे, पर पेरेंटल टाइप बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। हम लोग ये आंसर तभी देते थे, बी भी आ सकता है आंसर बच्चों, बट कब इन्होंने यहाँ पे लिखना चाहिए कि कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई आर कंप्लीटली लिंक्ड, ऐसा उन्होंने बोलना चाहिए, तभी हम। वेरी क्लोज का मतलब कितना क्लोज, है ना, ये हमें नहीं पता। सो तब हमारा आंसर सी आएगा। नाउ इन पी plants yellow seeds are dominant to the green. Obviously यार simple है, yellow seeds are dominant to the green. And if a heterozygous yellow seed plant is crossed with a green seeded plant, what ratio of yellow and green seeded plants would be expect in F1 generation? बहुत आसान है, ये वाला क्रॉस कर दिया हमने तो क्या होगा, तो यार टेस्ट क्रॉस ही तो है यार, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा क्या आता है बच्चों, 1:1। तो यहाँ कौन सूट हो रहा है, ऑप्शन डी, है ना, 50:50। नंबर बड़ा दिख रहा है ना, इसलिए कुछ बच्चे सोच भी लेंगे अरे ये इतना बड़ा तो नहीं आ सकता, ये छोटे वाले उठा लेते हैं, ठीक है। बट इट्स डी इज करेक्ट बिकॉज इट इज 50:50, ठीक है। 1:1 रेशियो आएगा क्योंकि वो टेस्ट क्रॉस है हेटेरोजाइगस का। इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। स्किन कलर का इनहेरिटेंस ह्यूमंस इज एग्जांपल ऑफ, किस चीज का एग्जांपल है? ऑब्वियसली इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीजीन का एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमंस। नाउ इसका जवाब दे दो आप लोग। 35। A human male produces sperms which with the genotype this one, this one, this one, and this one, because they are haploid. So pertaining to two diallelic characters in equal proportion, what is the corresponding genotype of this person? तो अगर आप बता सकते हो यार ये भी उसमें जीन गैमेटा में आया, ये भी आया, ये भी आया, तो उस बंदे का जीनोटाइप क्या होगा? ऑब्वियसली बेटा ये होगा, पॉसिबल है ना, तभी तो उसमें
ये सब जीना है, सारे प्रकार आ रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी। तो दो चार टाइप के गैमेट अगर बन रहे हैं तो दो हेट्रोजाइगस होने चाहिए, टू हेट्रोजाइगस होंगे होंगे है ना, 2^2 रहेगा तो ही पॉसिबल है। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, है ना। नेक्स्ट, which one of the following is an example of polygenic inheritance? Again the same answer, that is skin color in humans is the example of polygenic inheritance. Yes. Next, in Mendel's experiment with garden pea, देखो in Mendel's experiment with the garden pea, round seed shape was dominant over the wrinkled seeds. ठीक है, ये आसान है। Yellow cotyledon was dominant over green cotyledon. What are the expected phenotypes in the F2 generation of the cross? Now ये क्रॉस दिया है तो आपको क्या मिलेगा? Only wrinkled seed with yellow cotyledon. देखो मेंडेलियन क्रॉस है, मेंडेलियन क्रॉस में हमें ये चीज मिली है जो हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग 9:3:3:1 हमें मिलता है F2 जनरेशन में। तो आपको तो पता है सारी ही चीजें मिलेंगी, है ना। 9 क्या मिलेंगे हमको यार, मतलब दोनों डोमिनेंट वाला मिलेगा। 3 क्या मिलेंगे, एक डोमिनेंट एक दूसरा रिसेसिव। दूसरा में 3 क्या मिलेंगे बेटा, एक रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, और आखिरी में बेटा 1 वाला जो है वो बोथ द रिसेसिव होगा। तो इफ दिस इज वेरी ट्रू, व्हाट शुड बी द राउंड सीड्स विद द येलो कोटिलेडॉन भी मिलेगा एंड व्रिंकल्ड सीड विद द येलो कोटिलेडॉन ये भी मिलेगा, सो विल गेट दिस। जहां पे भी ओनली ओनली लिखा है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ओनली ओनली इज नॉट पॉसिबल। इवन देखो यहाँ पे एक ट्रिक भी है, ट्रिक है कि बहुत बार आंसर्स वही होते हैं जो बहुत बड़े ऑप्शंस होते हैं, मतलब जो बहुत बड़ा ऑप्शन होता है वो आंसर होता है। ठीक है, अगर ये गेस करने के लिए है ना, हमेशा सही ये नहीं है। ठीक है, बट अगर परफेक्ट गेस करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ये तो बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा ऑप्शन है भाई। यू कैन गो फॉर इट, है ना। नेक्स्ट वन, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। टेस्ट क्रॉस में क्या इन्वॉल्व होता है? क्रॉसिंग बिटवीन 2 F1 हाइब्रिड्स, क्या एक टेस्ट क्रॉस है? नहीं है। क्रॉसिंग दी F1 हाइब्रिड विद डबल रेसिसिव, ये है टेस्ट क्रॉस, खत्म कार्यक्रम। ठीक है, बाकी अब ढूंढो भी मत, बस यही है आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, बताओ यार फिनोटाइप कैसे आएगा? साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट्स एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ऑब्वियसली जीनोटाइप एज वेल एज व्हाट द एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, दोनों मिलकर के बेटा कोई भी फिनोटाइप जो होता है उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, जीनोटाइप एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, while whenever there is expression of any phenotype, both the things are necessary. Now देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, how many different kinds of gametes will be produced by a plant having the genotype AA, capital B, small b, CC? तो यार देखो ये मैंने बहुत क्लियरली बताया कि हमें सिर्फ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस गिनने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस बस एक ही है, इतना, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ 2^1 आएगा, मतलब सिर्फ 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, दैट्स इट, द आंसर इज दिस। करेक्ट है ना, 2^n किया, आ गया आंसर, इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट, in order to find out the different types of the gametes produced by a pea plant having the genotype capital A, small a, capital B, small b, it should be crossed to a plant with the genotype. Now आप बता सकते हो आंसर। आप कैसे पता लगाओगे कि है ना, कौन कौन से ये गैमेट बनाएगा? ये वाला प्लांट जिसका जीनोटाइप ऐसा है, उसको आप ऐसे किस प्लांट के साथ क्रॉस कराओगे जिससे आपको पता चले कि हाँ इतने इतने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस किए हुए हैं? तो आंसर बहुत ही आसान है, आंसर इज दिस, है ना। मैंने आपको ये टेस्ट क्रॉस पढ़ाते वक्त ही बताया था कि अगर मैं डाई हाइब्रिड का रेशियो लूंगा तो वो ये आएगा इस तरह से। तो ये 4 इसीलिए आए क्योंकि डेफिनेटली बेटा 4 टाइप के गैमेट बने हैं। ठीक है, तो जितना बेटा टाइप के गैमेट बनेंगे उतने आपको जीनोटाइप मिलेंगे। ठीक है, उतने नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं। तो बस आपको रेसेसिव के साथ क्रॉस करके देख लेना है, किसी भी जीनोटाइप का आपको
पता चल जाएगा कि ये कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएगा। जैसे अगर आपको 1:1 रेशियो मिला है, इसका मतलब इसमें 2 ही टाइप के गैमेट बनाए हैं, इसका सीधा मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत डायरेक्टली मेंशन किया है। एट ए पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, दैट इज वैल्यू ऑफ बी इज गिवन, दैट इज 0.6, एंड दैट ऑफ द 0.4, दैट इज क्यू की वैल्यू दी है, दैट इज व्हाट द 0.4। नाउ पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो बेटा वो हेट्रोजाइगोट, अब ये ट्रिक मैंने बताई है, जब भी हेट्रोजाइगोट पूछे तो आपको कैलकुलेट करना है 2pq, इसका मतलब है 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, आंसर इज दिस। यस एवरीवन, आसान है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वन। The salivary gland chromosomes in the diphtherian larvae are useful in gene mapping because, देखो अब यहाँ पे इस चीज के बारे में हमने पढ़ा नहीं है ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने सेल इस चैप्टर में इसको पढ़ा होगा, क्योंकि वहां हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। बट राइट नाउ इफ यू हैवंट स्टडीड अबाउट दिस, हम लोग बोलते हैं इनको जायंट क्रोमोसोम। अब जो जायंट क्रोमोसोम होते हैं इसमें 2 टाइप है, एक को बोलते हैं बच्चों पॉलीटीन क्रोमोसोम, एक को बोलते हैं बच्चों लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, ये बहुत बड़े क्रोमोसोम होते हैं। एंडो डुप्लीकेशन वाली स्टेज में हमको ये देखने को मिलता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम कायरानोमस लार्वी में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला इसका आंसर है, दे हैव एंडो रीडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, सो दे आर वेरी ह्यूज, तो दैट उनकी जो जीन मैपिंग है उसकी स्टडी कर पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट, अब बहुत आसान क्वेश्चन। अ वुमन विथ नॉर्मल विजन बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। अब यहाँ सिंपल है ना, ये वुमेन नॉर्मल विजन वाली है, बट इनके फादर कलर ब्लाइंड थे, XCY, मतलब ये कैरियर है ना। फादर अगर कलर ब्लाइंड थे तो ये वुमेन नॉर्मल है बट कैरियर है। मैरी द कलर ब्लाइंड मैन, उसकी शादी भी देखो, इनका ही नसीब ऐसा है। ठीक है, इनकी शादी हुई कलर ब्लाइंड पर्सन के साथ में, तो यार ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, तो 4 टाइप तो आएंगे, है ना। So suppose that the fourth child of this couple was a boy, and this boy कैसे हो सकता है, बॉय क्या हो सकता है। देखो बड़ा ही आसान है यार, ये देखो ये वाई क्रोमोसोम जिसके साथ भी जाएगा, इसके साथ गया तो नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, और ये वाई क्रोमोसोम और इस एक्स क्रोमोसोम के साथ चला गया तो कलर ब्लाइंड बच्चा पैदा होगा। तो हमारा आंसर होगा कि द बॉय मे बी कलर ब्लाइंड और मे बी नॉर्मल विजन। यस और नो, ऑप्शन ए करेक्ट है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको उस पेन एंड पेपर, ये जो चीज है ना, पेन लो बस, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, मतलब कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंटली सोचते हैं हम लोग, तो है ना, तो वो भी नहीं होगा। जस्ट जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब यार यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो है ना, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, मतलब बिना सोचे ही बताओ कहाँ पे पाया जाता है, मैंने बता के रखा है ना यार। Gene for cytoplasmic male sterility will be found on, ऑप्शन देख लो, है ना, पहले विदाउट ऑप्शन पूछा, अभी ऑप्शन देख लो। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कुछ कुछ बोल रहे हैं, बस अपने ही मन में है, जो भी आया बोल दो, अपने को क्या जा रहा है। देखो एज यूजुअली जैसे हम लोग बात करते हैं मेज के प्लांट के बारे में, अगर हम लोग बात करेंगे ना,
तो मेज प्लांट में, खास करके मेज प्लांट, मेज के बारे में बात कर रहा हूँ, मेज के मेल में स्टेरिलिटी आती है। ठीक है, तो यार वो जो स्टेरिलिटी होती है मेज के मेल में, वो कैसे आएगी? ठीक है, उसका जीन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ठीक है, देखो, बिल्कुल डेफिनेटली उसका जो जीन प्रेजेंट होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन तो दिया है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, ठीक है, बट क्या बेटा ये हमेशा सिर्फ मेज, है ना, जो भी है उसके बारे में ही बात हो रही है क्या? तो इसको तो हम लोग पहले से ये बोल रहे हैं कि यार ये तो एक, क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है। नाम यहाँ पे देख लो आप, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक मेल, नाम ही यहाँ पे देखो, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है। तो एक्चुअली मैं इसका जवाब आप लोगों से चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं, यही बस, है ना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो आंसर बड़ा ही सिंपल है, आंसर इज दिस ओनली, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, ये मत देना। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, हाउ इट्स वेरी सिंपल, यू नो, देखो हम लोग जो भी एग्जाम्पल जानते हैं अभी तक, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स है वो बेटा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के लिए रिलेटेड है। ठीक है, सो दैट्स इट, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल, है ना, मेल स्टेरिलिटी ये कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जब भी आप बोलोगे तो सिर्फ जब भी वो मेज के बारे में पूछेंगे तभी आप लोग ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, lack of independent assortment of two genes A and B in fruit fly Drosophila is due to, बताओ, lack of independent assortment of two genes, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। The recessive genes located on the X chromosomes in humans are always, क्या मतलब है रे? The recessive genes located on the X chromosomes in humans are always lethal, sublethal, expressed in male, expressed in female। आंसर होगा सी, एक्सप्रेस्ड इन मेल। लिथल होने की जरूरत नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस से तो आदमी मर नहीं जाता, कलर नहीं दिखेगा बस। ठीक है, so that is the simplest thing, expressed in males। A male human is heterozygous for autosomal genes A and B and is also hemizygous for hemophilic gene H। What proportion of his sperms will be ABH? नाउ देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया है क्लास में, द सेम क्वेश्चन, है ना, क्योंकि वो मेल है, वो हेट्रोजाइगस है फॉर दिस कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और क्योंकि वो मेल है तो उसके एक्स क्रोमोसोम पे एच है बट वाई क्रोमोसोम पे कुछ नहीं है, तो ये हेट्रोजाइगस है, ये है और ये है। तो ऑब्वियसली बेटा इसका चांस 1/2, इसका चांस 1/2, इसका चांस 1/2, तो आंसर होगा 1/8। बराबर है, सो दिस इज आवर आंसर। श्योर, समझ रहे हो ना यार, ये स्मॉल ए स्मॉल बी और एच आने का चांस, ये वाला और ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें भी हाफ चांस है, इसमें भी हाफ चांस है और इसमें भी हाफ चांस है एक्स एच आने का। तो अगर दोनों में, सब में हाफ चांस है तो बेटा टोटल मिलके 1/8 आ गया। क्लियर है सबको बच्चों? ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने, ए बी और एक एक्स डी नाम का जीन लिया था मैंने, स्मॉल डी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने करवा के दिया है आपको। A self-fertilizing trihybrid plant. Now understand this is a trihybrid plant forms. देखो trihybrid है, hybrid word use किया मतलब it is capital A small a capital B small b capital C small c।
सेल्फ फर्टिलाइजेशन है मतलब क्रॉस्ड, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। अगर ये सेल्फिंग होती है तो कितने प्रकार के बेटा जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सिंपल है, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, है ना? अरे सिंपल है ना बेटा, अरे इससे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? ये कैपिटल और ये स्मॉल है तो स्मॉल ए आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। इससे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? इसका हाफ इसका हाफ, तो स्मॉल बी आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। इसमें बेटा इसका कितना बनेगा? हाफ एंड हाफ, तो एक्स एच आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो ए बी और एक्स एच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ए हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, सो 1/8। यस और नो? Yes, sir. हाँ, इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पे आओ। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है यार, 3 हेटेरोजाइगस है तो बराबर है वो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएगा और 64 डिफरेंट टाइप ऑफ जाइगोट्स की कॉम्बिनेशंस बनाएगा। इट्स सो इजी, है ना? 8 8 जा 64, तो 64 डिफरेंट टाइप ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बनाएगा, है ना? दो दो होते तो 4 डिफरेंट गैमेट्स एंड 16 डिफरेंट टाइप ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। तो करके भी देखा है हम लोगों ने, ये नहीं होगा बेटा, 32 डिफरेंट टाइप ऑफ नहीं बना सकता है, ठीक है? सो दैट्स इट, आंसर इज ए। नाउ in a certain plant, red fruit is dominant over yellow fruit and tallness is dominant over shortness. If a plant with this one, okay, genotype थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान देना, is crossed with a plant this one genotype, what will be the percentage of tall plant with the red fruits? तो टॉल प्लांट और रेड फ्रूट वाले परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। नॉर्मली देखो ये बहुत ही आसान है, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी सॉरी स्मॉल आर स्मॉल टी। नाउ इसको अगर इंडिविजुअली देखोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो 3:1 आना चाहिए, बिकॉज मोनो हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन में, करेक्ट है? कैपिटल टी और स्मॉल टी इनका रेशियो आएगा बेटा 1:1, बराबर है? समझ रहे हो, है ना? कितने लोगों को समझ में आया? वही चीज जो है गोल्डन रूल यूज किया है भाई मैंने, तो आंसर तो बड़ा ही सिंपल है। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हमें वो चीज मिल रही है, वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट विद द रेड फ्रूट, बताओ। टॉल प्लांट विद द रेड फ्रूट वाले परसेंटेज कितना आएगा, है ना? यस, आ गया सबको आंसर? यस एवरीवन, किसी को दिक्कत है? इसे दो ही प्रकार के प्लांट मिलेंगे ना, या तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो बेटा कैपिटल आर स्मॉल टी। सही है ना? क्योंकि देखो इसका एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, वेरी सिंपल। देखो इसका एक ही प्रकार का गैमेट मिलेगा, कैपिटल आर, है ना, कैपिटल टी, और दूसरा मिल सकता है कैपिटल आर स्मॉल टी। इसका आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल टी, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट्स इट, ठीक है? सो नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? ए। डन। नेक्स्ट वन, निकोटियाना, ये थोड़ा ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल है, वैसा ही है, ठीक है? निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है? एंड निकोटियाना टैबैकम फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट डेज, तो शॉर्ट डे प्लांट है। इफ रेज्ड in the laboratory under different photo periods, they can be induced to flower at the same time and can be cross fertilized to produce self fertile offsprings. तो अगर आप लैब कंडीशन में इनको रखोगे और इनको अगर इनका टाइमिंग एक जैसा मैच कराओगे, ठीक है,
सो नहीं, मैंने ये कहा कि मैंने आपको करके दिखाया, इसमें है ना, आप अगर वो वाली गलती करोगे तो आपका आंसर वेरी करेगा, ठीक है। सो डोंट डू दैट, इट्स अ सिंपल थिंग, वेरी सिंपल। यहाँ पे कुछ भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेटा देखो ये क्वेश्चन, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग डेज एंड निकोटियाना टैबैकम फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट डेज। If raised in a laboratory under different proper proto periods, they can be induced to flower at the same time and can be cross fertilized to produce fertile offsprings, ठीक है। What is the best reason for considering N sylvestris and N tabacum to be separate species? देखो बहुत आसान है, आप इनको एक साथ फ्लावरिंग करा सकते हो, बट नेचुरली है ना, वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, इसीलिए तो हम लोग बोल ही नहीं रहे हैं, तो वो एक ही जीनस में है। यहाँ पे ऑप्शन है, दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर, दे आर रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट, दे आर फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। देखो दे आर नॉट फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट बिकॉज दे आर बोथ निकोटियाना, ठीक है। दूसरा है वो, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, उनको अलग स्पीसीज हम लोग ये नहीं मानते क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, इसीलिए उनको हम अलग स्पीसीज नहीं मानते, क्योंकि वो निकोटियाना है, दोनों ही एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। राइट नाउ हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए बी एंड सी, तो इसमें क्या है, दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर, और दूसरा है दे आर रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट, ऐसा लिखा हुआ। तो ऑब्वियसली क्योंकि उनका टाइमिंग मैच नहीं होता, एक का फ्लावरिंग अलग ही सीजन में होता है, दूसरे का फ्लावरिंग अलग ही, इसलिए वो दोनों ही रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, इसीलिए वो दो अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द बी, व्हाई इट इज नॉट, because they cannot interbreed. See, this is what the point you have to understand, ठीक है। इंटरब्रीड ये वर्ड आते ही हो गया कि हम दो अलग अलग स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे ना बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनब्रीडिंग, नॉट इंटरब्रीडिंग। वर्ड अच्छे से समझो यार, इट्स नॉट इंटरब्रीडिंग, इट्स इनब्रीडिंग। यू नो, इनब्रीडिंग मतलब वो अपने आप में खुद में नेचुरल जो है ब्रीडिंग करते हैं, यस, ठीक है। इंटरब्रीडिंग, इंटर ये वर्ड जैसे आता है, इंटर का मतलब होता है दो स्पीसीज के बीच में हो रहे है ना, ये होगा, सो दैट यहाँ पे आंसर हमारा सी आएगा। आई होप यू गॉट इट। Yes. Which one of the following traits of a garden pea studied by Mendel was a recessive feature? This is very simple question, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। तो रेसेसिव कौन सा है, राउंड है, ग्रीन शीट कलर, ग्रीन पॉड कलर। देखो इसमें से हमेशा ये हमें याद रखना है कि ग्रीन पॉड कलर इज डोमिनेंट एंड ग्रीन सीड कलर इज रेसेसिव, तो ऑप्शन सी इज द वन। नेक्स्ट, the genes controlling the 7p characters studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosomes? तो जैसे हमने ब्लिक्स वाला कंसेप्ट पढ़ा था, तो हमको पता है कि 4 अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर ये 7 जो है जीन लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 crosses between the same pair of genotypes or phenotypes in which the sources of the gametes are reversed in one cross is known as, तो ऑब्वियसली बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना, बिल्कुल सही, 1457। The linkage map of X chromosome of a fruit fly has a 66 unit। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बोला भी था आपको क्लास में, है ना, इसके बारे में नोट्स में भी लिखा हुआ है। लेट्स है ना सी दिस। The linkage map of the X chromosome of a fruit fly has a 66 units, which with yellow body gene Y at one end and the bobbed hair B gene at the other end. The recombination frequency between these two genes Y and B should be, देखो अब उन्होंने सीधा सीधा दिया हुआ है, दो जीन के बारे में बात हो रही है, Y और B, और इनके बीच का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिया है ना, मतलब डिस्टेंस दिया है बेटा, फ्रूट, ये जो फ्रूट डिस्टेंस उन्होंने दे दिया हम लोगों को, दिस मच 66 यूनिट। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? नाउ देखो जितना भी हमने पढ़ा, मैंने बार बार आपको बताया कि
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। यस एवरीवन, हाँ ना बेटा, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द 50%। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है हम लोग जो दो जीन देख रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस 50 यूनिट इतना हो सकता है। नाउ हाउ दिस इज 66 यूनिट। नाउ इस केस में एक बहुत साधा सिंपल कंसिडरेशन हम लोग करते हैं। माइंड इट कि मेरे पास एक जीन है जिसका नाम है सी। ठीक है, मैंने क्या किया, सी इस जीन का क्रॉस कराया विद द बी। ठीक है, और मुझे पता चला कि सी जो जीन है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बी जीन, ठीक है, ये लगभग बेटा 45 है ना यूनिट है। ठीक है, और फिर मैंने सी का वाई के साथ में बेटा क्रॉस करके देखा और तब मुझे पता चला कि इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अभी 66 माइनस आप अगर 45 करते हो तो कितना आ जाएगा, 66 माइनस 45 करते हो तो कितना आ जाएगा, यस इट शुड बी, है ना, मान लेते हैं 21। ओके, तो बेटा अगर ऐसा है तो हमने क्या किया, सी इस जीन को एज ए मार्कर यूज किया। ठीक है, सी इस जीन को एज ए मार्कर यूज किया और पता लगाया कि यार सी और बी इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, और सी और वाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिला करके, टोटल मिला करके हो रहा है 66 यूनिट। ठीक है, इस चीज को और भी क्लियर करने के लिए हमने एक और जीन लिया, वन अनदर जीन हमने लिया और पता लगाया कि बेटा y और जो y एंड यहाँ d जीन ले लेते हैं हम लोग, d जीन, और यहाँ पे हमने पता लगाया कि y और d ये जो जीन है बच्चों, इनके बीच में जो डिस्टेंस है y और d, इट इज द 21 प्लस, है ना, 21 प्लस 10 इतना है, मतलब दिस मच इज द डिस्टेंस, तो इट इज अबाउट द 31 यूनिट। एंड द सेम थिंग अगेन, ठीक है, यहाँ पे जो D और B के बीच का जो डिस्टेंस है, D और B का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल, है ना, दैट इज 66 माइनस 31। तो अगेन, है ना, और हमने इनके बीच में भी डिस्टेंस देख लिया, C और D के बीच का डिस्टेंस, तो बिल्कुल यहाँ पे जो डिस्टेंस आता है बिटवीन द 45 एंड 31, है ना, वो हमें देखने को मिलता है। तो जब हम लोग ये सारे जो जीन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यस, Y and B they are located on the same chromosome and their distance unit is 66 unit। तो ये डायरेक्टली हम लोग दो जीन के बीच का रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं बच्चों, है ना, विद द मार्कर जीन्स, मतलब और भी बाकी जीन ले रहे हैं, उनके साथ इनके क्रॉसओवर करके देख रहे हैं, बी का डी के साथ, डी का सी के साथ, सी का वाई के साथ, एवरीथिंग वी डू and then we calculate, okay, y and b are located far away from each other and the distance between them is actually, मतलब जब भी उनके बीच में क्रॉसिंग और फ्रीक्वेंसी हो रही है वो आ रही है 66%। यस यस एवरीवन, समझ रहे हो क्या, है ना, तो ये बस होता है नॉर्मल पॉइंट है। नेक्स्ट, जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ, बताओ अगर एक जीन को हम डोमिनेंट बोल रहे हैं तो क्यों डोमिनेंट होगा वो, जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ जब भी वो एक्सप्रेस होगा उसके होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में कोई भी जीन जब एक्सप्रेस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं दैट जीन इज कॉल्ड एज व्हाट द, है ना, डोमिनेंट। सो इट इज एक्सप्रेस, इट्स ओनली इन होमोजाइगस, नो, ओनली इन हेटेरोजाइगस, नो, बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन जो जीन एक्सप्रेस, जो अलील एक्सप्रेस होता है उसे हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। नाउ यहाँ पे अब इसका जवाब दे दो आप लोग। वन ऑन सेल्फिंग a plant of F1 generation with the genotype this, the genotypic ratio in F2 generation will be, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। ऑब्वियसली कौन से प्रकार का क्रॉस है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डाई हाइब्रिड है, यहाँ पे हाइब्रिड है, इसीलिए इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा ओनली दिस वन, 3:1, क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड हो जाएगा। यस एवरीवन, ठीक है, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशियो इसका आ जाएगा 1:2:1। तो यहाँ पे उन्होंने आंसर हमें पूछा है कि जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, सो दैट्स इट। फिनोटिपिक अगर पूछा होता तो आंसर होता 3:1। तो ये तो नहीं आएगा ना,
है ना, ये भी नहीं आएगा, दोनों ही नहीं आएंगे। ये भी फिनोटिपिक है, ये भी फिनोटिपिक है, बट ये फिनोटिपिक है फॉर द डाई हाइब्रिड, ये फिनोटिपिक है फॉर द ट्राई हाइब्रिड। नेक्स्ट, नाउ there are three genes A, B, C. Percentage of crossing over between A and B is given, that is 20%. B and C is given, that is 28%. And A and C is given, that is actually the 8%. नाउ ये देखो, बहुत ही सिंपल रूल है। सिंपल रूल ये है कि आपको वो दो जीन लोकेट करने हैं जिनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस बेटा 28 यूनिट होगा, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली बेटा सी यहाँ पे है ना है, तो यहाँ बीच में कहीं तो भी हम लोग, क्योंकि ए और बी के बीच का बहुत डिस्टेंस है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ए और बी के बीच में 20 यूनिट और ए और सी के बीच का 8 यूनिट। तो जो सीक्वेंस आएगा वो हमें आएगा बेटा बी ए सी। परफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो बी ए सी, ऐसा ही आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी ए सी, पक्का। नाउ independent assortment of genes does not takes place when, बताओ independent assortment कब नहीं होगा? जब genes are located on the homologous chromosomes, genes are linked and located on the same chromosome, genes are located on the non-homologous chromosome, all the above. So when independent assortment cannot take place, obviously जब दोनों के बीच में linkage हो, when genes are linked and located on the same chromosome, तब बेटा independent assortment नहीं होगा, ठीक है। तो जीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे हो, अलग अलग क्रोमोसोम पे हो, होमोलॉगस पे हो, तो भी बेटा वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है। देन when dominant and recessive alleles express itself together, तो अभी देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोडोमिनेंस में किसी को हम रेसेसिव कहते तो नहीं है, बट अगर दोनों ही जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं टुगेदर तो डेफिनेटली बेटा वो कोडोमिनेंस ही है, ठीक है। सो व्हेन dominant and recessive allele express itself together, it is called codominance. Next one, ratio of a complementary gene। अभी कॉम्प्लीमेंट्री जीन का हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या रेशियो आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, बताओ। अब ये तो है ना, बिल्कुल मतलब पता हो यही जरूरी है, बस यू नो इट, इफ यू नो इट यू कैन गिव द आंसर, दैट इज द ओनली थिंग हियर। बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या आता है? दिस इज 9:7, है ना। अगर है दोनों डोमिनेंट तो ही बेटा एक्सप्रेशन आएगा, नहीं है एक भी तो बेटा ऐसे है ना एक्सप्रेशन आएगा नहीं। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन रेशियो 9:7। नेक्स्ट, two non-allelic genes produce new phenotype when present together but fail to do so independently are called, again the same answer, complementary genes। कॉम्प्लीमेंट्री जीन वही तो काम करते हैं, है ना, जब दोनों प्रेजेंट हो, कैपिटल सी डैश कैपिटल पी डैश, ऐसा 9 बार आएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर शो करेंगे, कलर शो करेंगे, बट जब भी आपको कैपिटल सी डैश स्मॉल पी होगा तो कैरेक्टर नहीं आएगा, स्मॉल सी कैपिटल पी डैश तो कैरेक्टर बेटा कलरलेस फ्लावर आएगा, और इस कंडीशन में तो आता ही नहीं है। तो ये जो सातों कंडीशंस हैं इनमें बेटा आपको कलर दिखेगा नहीं, इसमें दिखेगा, तो रेशियो आ जाएगा 9:7। तो मतलब जब भी दोनों डोमिनेंट एक साथ है तभी बेटा कलर आएगा, ठीक है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द 4 सन्स टू ए कपल इज, बताओ यार, 4 लड़के पैदा हो। अब ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 3 बच्चे हैं है ना, तीनों के तीनों गर्ल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की थी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऐसे करके। अब यहाँ पे बोल रहे 4 सन्स टू ए कपल, ऑब्वियसली बेटा 1/2 एक और ऐड कर दो, ठीक है। मतलब ये पॉसिबिलिटी कब आएगी बताओ, ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियसली द आंसर शुड बी, है ना, 1/16। गया, मार्कर इज ओवर। सो द आंसर इज 1/16, है ना, 1/16 ये जो है इसका जवाब है। नाउ बच्चों इसका जवाब दे दो यार,
capital A and capital B genes are linked, what shall be the genotype of progeny in a cross between capital A, capital B, small b and this small b? बताओ आंसर क्या होगा? लिंक्ड जीन है, लिंकेज है, ये बताया जा रहा है। अगर लिंकेज है बट यहाँ पे सीधा दिया है उन्होंने सिस फॉर्मेट में, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी एक साइड में लिखा है, स्मॉल बी दूसरे साइड में लिखा है, तो सिस अरेंजमेंट है। रेसेसिव में फर्क ही नहीं पड़ता सिस है या ट्रांस है, ठीक है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल ए वही आएगा, आंसर बी आएगा। बड़ा ही सिंपल है, नो इशू नो प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट, which one pair of the following parent is most likely to get a child who suffer from hemolytic disease of newborn? अब ये बहुत आसान है क्वेश्चन है। हीमोलिटिक डिसीज जो है न्यूबॉर्न का उन तभी हो सकता है जब मदर RH निगेटिव हो और फादर RH पॉजिटिव हो। तो बेटा आपको ऑप्शन दिखता है पहला ही, RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर, तभी ये चांस है, वो भी सेकंड बच्चे में या थर्ड बच्चे में, कि उसको जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम का जो डिसऑर्डर है या हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न जिसको बोलते हैं वो हो। तो आंसर इज ए, यस। नाउ ये तो बहुत आसान है। Which character studied by Mendel in Garden P was not dominant? फिर वही है, वो हमेशा जब भी ये नॉट डोमिनेंट वगैरह पूछते हैं ना, तो ये ग्रीन पॉड कलर, ग्रीन सीड कलर, पॉड और सीड इसके बारे में पूछते हैं, हमेशा याद रखो, है ना। जब भी आपने मटर की फली देखी होगी वो ग्रीन होती है, ठीक है, बस ग्रीन पॉड इज डोमिनेंट, ठीक है। मटर के दाने जो होते हैं वो कलर करके लाए जाते हैं, है ना, जब सूख जाते हैं तो उनका असली कलर हमको देखने को मिलता है ना, वो येलोविश हो जाता है, तो येलो सीड कलर इज डोमिनेंट, ठीक है। So obviously बेटा which character studied by Mendel in Garden P was dominant? तो आंसर यहाँ पे है green pod color is dominant, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है। इसमें उन्होंने पूछा है कि मोलेकुलर वेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द ईस्ट सेल इज, तो ईस्ट सेल जो होता है उसके क्रोमोसोम का मोलेकुलर वेट कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2.56 into 10 raised to the power 9. This is the molecular weight, not number of sequences. molecular weight के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द 67. In hybridization, capital T small t and small t gives rise to the progeny of ratio. देखो ये टेस्ट क्रॉस है, तो इसका आंसर है 1:1, है ना। जब भी आपको हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस मिलेगा वो 1:1 मिलेगा। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर फाउंड इन वन जीनोम ऑफ मैन? नाउ देखो, वन जीनोम का मतलब कहा है, तो इट इज हैप्लॉइड सेट, मतलब 23 क्रोमोसोम के बारे में बात हो रही है। So when we talk about the 23 chromosome, the answer is a 3 into 10 raised to the power 9 base pairs. Diploid होता तो आंसर होता बेटा 6 into 10 raised to the power 9. यहाँ पे आंसर होगा बेटा 3 इंटू, ये भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में है। हमारे एक सेल के डीएनए की लेंथ होती है 1 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 1.1 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड डीएनए। मतलब पूरे 23 क्रोमोसोम में जितना डीएनए है, अगर हम उनको लेंथ वाइज एक दूसरे के साथ लगाए, है ना, एक के बाद एक को सिक्वेंसली अरेंज करें, तो बेटा द लेंथ विल बी 1.1 मीटर, consisting of the 3.3 into 10 raised to the power 9 base pairs. Are you sure? समझ रहे हो? तो ऑप्शन आता है बेटा सी। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यार क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली बेटा रिकॉम्बिनेशंस आएंगे। सेग्रीगेशन तो क्रॉसिंग ओवर के ऊपर निर्भर नहीं है, डोमिनेंस भी क्रॉसिंग ओवर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लिंकेज बिटवीन जीन जो है ये भी बेटा, है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो लिंकेज तो क्रॉसिंग ओवर का अपोजिट है,
तो ऑब्वियसली जब भी क्रॉसिंग और होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा ऑफ लिंक्ड एलील्स। तो आंसर यहाँ पे आएगा बच्चों डी, है ना। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी जीनोम टाइप्स आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल? क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? बड़ा ही क्या बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब किसी को क्लिक होगा तो बताओ। हाउ मेनी जीनोम टाइप्स आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल? एक टिपिकल ग्रीन प्लांट सेल होगा, उसमें कितने प्रकार के जीनोम आपको देखने को मिलेंगे? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस, 3, है ना। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द जीनोम। 3 का कौन कौन से? एक देखो, एक होता है न्यूक्लियर जीनोम, एक क्रोमोसोमल जीनोम और एक क्लोरोप्लास्ट का जीनोम। तो तीनों मिला करके बेटा ये है ना जीनोम हमें देखने को मिलते हैं। नाउ ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको एग्जामिनेशन में भी आया था। इफ अ मेंडल हैड स्टडीड द 7 traits using a plant with the 12 chromosome, मतलब 2n is equal to 12, not 14, ठीक है। So in what way would his interpretation have been different? Obviously यार, अब मुद्दा ये आता है कि अगर उसने 6 क्रोमोसोम वाला लिया होता, हैप्लॉइड n इज इक्वल टू 6, तो पॉसिबिलिटी थी कि उसके जो 2 जीन है वो किसी न किसी ऐसे क्रोमोसोम के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक अलग लॉजिक है, ब्लिस के स्टडी के बाद में ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। कैसे, कौन बताएगा? क्योंकि 7 में से 4 ही क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन प्रेजेंट है, करेक्ट है ना। अब मान लो, है ना, अभी 6th क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी जीन नहीं है इसका, तो 6 क्रोमोसोम गायब भी हो जाए तो भी बेटा इसका एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल होना ही था। कितने लोगों को समझ में आया? बट उस फैक्टर को हम नेग्लिजिबल मानते हैं और इस बंदे के बेचारे के क्वेश्चन की मेहनत को हम, है ना, थोड़ा सा सैल्यूट करते हैं। तो फिर हम लोग इसका आंसर क्या देंगे? उस वक्त हम इसका आंसर देंगे कि ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि उसको पॉसिबली लिंकेज मिल सकता था। क्लियर है ना? अरे एक क्रोमोसोम कम हो गया ना। नहीं, ही वुड हैव डिस्कवर्ड सेक्स लिंकेज, ये तो नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी। और दूसरी, अरे सेक्स लिंकेज का क्या मतलब है? इन पी प्लांट वेयर इज द एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, है ना। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप? देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान, मतलब इसका जवाब आप तो ऐसे देखते ही आना चाहिए, है ना। 2 हेटेरोजाइगस है, 2 raised to the power 2 है, 4 डिफरेंट टाइप आएंगे, आंसर इज बी। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है 74, ये क्वेश्चन का जवाब आप अभी नहीं दे पाओगे। ये क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे, तब बेटा ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब हम दे पाएंगे, ठीक है। हाँ इसका दे सकते हो आप 75 का। ए फ्रूट फ्लाई is heterozygous for sex-linked gene. When mated with a normal female fruit fly, the male specific chromosome will enter egg cells in the proportion of, बताओ। A fruit fly is heterozygous for sex-linked genes. मतलब वो मेल के बारे में बात कर रहे हैं ना। When mated with a normal female, अब उसको अगर आप फीमेल के साथ मेटिंग करा रहे हो तो मतलब वो मेल है, मतलब उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बेटा वो जीन प्रेजेंट है। फ्रूट फ्लाई इज हेटेरोजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन when mated with a normal female fruit fly, the male specific chromosome will enter, male specific chromosome मतलब y chromosome will enter the egg cell in the proportion of क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा।
है ना, तो है ना, कैसे प्रोपोर्शन में आएगा, 1:1 प्रोपोर्शन में जाएगा, या तो एक्स क्रोमोसोम जाएगा या तो वाई क्रोमोसोम जाएगा, दैट्स इट, है ना, परफेक्ट, है ना, आसान है। उन्होंने इतना घुमा फिरा के पूछा है, वो तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा हमें सही सोच, उसके क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग से हमें बेटा आंसर देखो। अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया है, इसमें भी मैं वही बोलूंगा, अगर उन्होंने मेज करके पर्टिकुलरली पूछा तो आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, अगर मेज नहीं पूछा तो आपका आंसर साइटोप्लाज्म आएगा, ठीक है, फिर से वही। And after crossing over between two plants, the progenies are found to be male sterile, and this phenomena is found to be maternally inherited and is due to the some genes which are present in. Now फिर वही बात है, ठीक है, next. Alleles that produce independent effects in their heterozygous condition are called alleles that produce independent effects in their heterozygous conditions are called, simple है, alleles that produce independent effects in their heterozygous conditions are called codominant alleles, epistatic alleles, complementary alleles or supplementary alleles. है ना, तो यहाँ पे इतना सब कुछ उन्होंने दिया, एपिस्टैटिक, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आंसर कोडोमिनेंसी और कुछ भी नहीं है। नाउ when two genetic loci produce identical phenotypes in cis and transposition, they are considered to be, अब देखो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सूडो अलील वाला कंसेप्ट है। सूडो अलील का मतलब है कि दो हम लोग एलिलिक पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एलिलिक पेयर दो अलग अलग एलिलिक पेयर है और वो कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है, और वो सिस में जाएंगे तो अलग दे रहे हैं, ट्रांसपोजिशन में अलग दे रहे हैं, इसका मतलब उनमें उनके जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग है। बट अगर यहाँ पे दोनों अलग अलग लोसाए हैं, दो अलग अलग लोसाए होने के बावजूद वो सिस में भी वही कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, ट्रांस फॉर्मेट में वही कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही एक ही प्रकार का कैरेक्टर शो करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं स्यूडो अलील्स, ठीक है, मतलब दो अलील है बट although they are different alleles, they are showing the same type of the phenotype, and if this is what the point, they are considered as a pseudo allele. Yes, ठीक है, तो इसीलिए उनके सिस होने में या ट्रांस होने में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी हो, क्योंकि है तो एक जैसे ना। बताओ यहाँ पे बताओ, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था, ठीक है, क्लास में ये क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी F2 प्रोजेनी ऑफ, ये सारी चीजें हैं, ये हमें बिल्कुल पता है बेटा कि जब एक डायगोनल के बारे में सोचेंगे हम लोग, है ना, तो डायगोनल इज ऑलवेज दैट हेटेरोजाइगस, तो कैपिटल ए कैपिटल बी विल बी ऑलवेज द 4, और बाकी जो होमोजाइगस आने की चांसेस सिर्फ एक ही होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में, कैपिटल बी एक ही बार आएगा आउट ऑफ 16, और स्मॉल बी भी एक ही बार आएगा आउट ऑफ 16, तो 1/16 इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो उन्होंने जैसे पूछा, और बाकी 1 होमोजाइगस एंड 1 हेटेरोजाइगस, है ना, दो दो में आते हैं, तो ऑब्वियसली बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो 1:2:2:4 आएगा, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग हियर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको कंसेप्ट को रोकते हैं। अभी जैसे देखो मेल स्टेरिलिटी वाला कंसेप्ट है या तो स्यूडो अलील वाला कंसेप्ट है, ठीक है, अब ऐसे कंसेप्ट है, अगर स्टिल आपके डाउट परसिस्ट करते हैं, आपको चाहिए कि सर नहीं एक और बार, सो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है, तो इसको हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं, जब तक आपके माइंड की क्लैरिटी नहीं आ जाती कि सर हाँ अभी समझ में आया, तब तक पूछते रहो, ये बहुत जरूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी सारे क्वेश्चंस आप करो, ठीक है, हम लोग इसको जब भी हमें टाइम मिलेगा रिवीजन का आगे, तब बेटा ये बाकी मैं क्वेश्चंस करूंगा आफ्टर दिस
क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, अभी मैंने और भी असाइनमेंट भी दिए है, वो भी आप सॉल्व करो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।